ये तो पूरा यहाँ तक आना चाहिए। नमस्कार। कोरोना कारावास से मेरे सभी मित्रों को नमस्कार, नमस्ते, सलाम और गुड इवनिंग। आज जिस बात पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो विषय है मीडिया के सामने चुनौतियां और रेस्पॉन्स यानी जवाबदेही। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इस कोरोना काल में जब हम लोग मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं और उसकी क्या क्या उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं और उसको रेस्पॉन्स किया जाए, ये सवाल आम नागरिक का भी है, बुद्धिजीवियों का भी है और पत्रकारों का भी है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मीडिया कहीं न कहीं अपने जिम्मेदारियों से फिसल रहा है या जिस ढंग से उसको अपनी भूमिका निभानी चाहिए इस संकट की घड़ियों में, वैसे वो निभा नहीं पा रहा है। आज जब मैं मीडिया पर चर्चा कर रहा हूँ तो उस समय मुझे एक घटना याद आती है। अभी हाल ही में मैं महाभारत देख रहा था। 40 साल के बाद वो फिर से महाभारत देखी और महाभारत में एक कैरेक्टर है और आप सभी जानते हैं, संजय। अब ये मिथकीय पात्र भी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं ऐतिहासिक हो सकता है, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन पात्र है और इस पात्र के पास एक दिव्य दृष्टि है और वो ये कि जब तक कुरुक्षेत्र जारी रहेगा, महाभारत 16 दिन जो लड़ाई होगी, वो आंखों देखा हाल अपने सम्राट धृतराष्ट्र को सुनाएगा। अब होता क्या है कि जो मैं देख रहा था काफी दिनों के बाद, तो एक ऐसा समय आता है एक दिन कि जहां संजय के सामने एक द्वंद्व पैदा हो जाता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, कि मैं क्या कहूं। क्योंकि धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, यार तुम हर बार जब भी कहते हो ये कहते हो कि कौरव हार रहे हैं, कौरव का वो मर गए, वो मर गए, कभी कोई मेरे लिए सुखद समाचार देते ही नहीं, क्या बात है। अब वो इसी द्वंद में होता है, उथल पुथल होती है कि मैं अपने शासक को क्या कहूं। और जो कुरुक्षेत्र में जो घट रहा है वो झूठ भी नहीं बोल सकता, जो कुछ है वो सामने है, उसको दिखाई दे रहा है और दिखाई ये दे रहा है कि वो मन भावन नहीं हो सकता राजा के लिए, यानी धृतराष्ट्र के लिए। जो भी कुछ है उससे उनको तकलीफ तो होगी। आखिर में वो एक बिल्कुल एक तटस्थ कह सकते हैं कि भूमिका निभाता है पत्रकार की, और वो ये कि राजन, मैं जो देख रहा हूं, मेरे सामने जो दिख रहा है, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि दुशासन चला गया, उससे पहले द्रोणाचार्य चले गए, अब दुर्योधन की बारी है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो केवल जो घटना है उसको ऑब्जेक्टिवली आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि संजय बिल्कुल सही थे, यानी करेक्टर सही था या नहीं, लेकिन ये घटना घटी। अब आज 21वीं सदी में जब ये बात उठती है तो संजय का ये जो द्वंद्व है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वो सामने आता है कि क्या हम पत्रकार, जिनको जब मैंने एक रिपोर्टर के रूप में अपनी भूमिका या अपनी यात्रा शुरू की थी पत्रकारिता की 60s में, और आज हम लोग मीडिया कर्मी कहलाते हैं, वो पहले प्रेस कर्मी कहलाते थे, तो क्या हम अपनी सही भूमिका निभा रहे हैं?
ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए क्यों है, आपने देखा होगा, एक सुना होगा कि पोस्ट ट्रुथ मीडिया। ये पोस्ट ट्रुथ मीडिया क्या है? इसको हिंदी में हम कह देते हैं उत्तर सत्य मीडिया या उत्तर सत्य प्रेस या उत्तर सत्य पत्रकारिता। यानी कि इसको अगर हम लोग बहुत, मैं सिंप्लीफाई करूं तो सत्य को असत्य में और असत्य को सत्य में बहुत सुविधा पूर्वक इसका रूपांतरण हो जाए या ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो पोस्ट ट्रुथ मीडिया है। यानी आप सच को असत्य भी बना सकते हैं अपनी सुविधा के और अपने स्वार्थ के, अपने हितों की दृष्टि से, और असत्य को सत्य में भी बना सकते हैं, उसको रूपांतरित कर सकते हैं। और आम जनता को ये लगे कि हाँ, जो मीडिया दिखा रहा है वही सत्य है, चाहे वो सत्य ना हो, चाहे वो असत्य हो। असत्य दिखा रहा है, उसको सत्य की तरह प्रस्तुत करना। आज ये समय चल रहा है पोस्ट ट्रुथ मीडिया, और इंग्लिश में इसको हम लोग पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स भी ऐसी ही हो गई है। एक जैसे कहा जाए कि एक छद्म, एक इमेज हम लोग क्रिएट करते हैं सच की, जबकि वो होता नहीं है। सच की इमेज, और खास तौर से जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ, आज के करीब 25 साल 30 साल पहले शुरू हुआ, और अब तो खैर बिल्कुल जबरदस्त हो गया, इसका विस्फोट हो गया है। और जो पब्लिक सेक्टर का जो मीडिया है वो तो लगभग हाशिए पर है, और ऐसे में तो प्राइवेट सेक्टर का जो मीडिया है, कुछ कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अपवाद मुख्य धारा नहीं बनते। तो मैं ये कहूँगा जो मुख्य धारा का मीडिया है आज वो पूरी तौर पर एक ऐसे बिंब, रूपक, प्रतीक, सिंबल्स का माया जाल रचता है कि थोड़ी देर के लिए लगता है कि जो ये दिखा रहा है वही सत्य है। क्या करता है वो इसके माध्यम से कि वो आपको कंडीशनिंग, अपने दर्शकों को कंडीशनिंग कर देना, करना शुरू कर देता है। आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सोचने की, समझने की, देखने की, उस सब को अनुकूलित करने की कोशिश करता है, और इसके माध्यम, और इसके लिए वो धार्मिक प्रतीकों, सांस्कृतिक प्रतीकों, उपमाओं, रूपकों, बिंबों, उन तमाम चीजों का वो इस्तेमाल करता है, और इसके माध्यम से वो आपको पूरी तरह से कंडीशन कर देता है, और आप समझते हैं, अब ये लगने लगता है कि यही यथार्थ है। ये जो चल रहा है इस समय का, जो हम सब लोगों के सामने जो चैलेंज है वो भयानक। अब जैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि कोई भी मीडिया, मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि मीडिया अपने में स्वतंत्र नहीं होता, वो अपने समय की पॉलिटिकल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है या उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो उस समय की, जो जिसे बोलते हैं राजनीतिक आर्थिकी जो होती है, यानी राज्य जिस पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लेता है, और उसका रिफ्लेक्शन हम मीडिया में देखते हैं। यानी यानी 60s में हमने मीडिया में पत्रकार बना, उस समय की पॉलिटिकल इकोनॉमी थी एक मिक्स्ड इकोनॉमी, और जिसमें स्टेट का जो करेक्टर था वो वेलफेयर का भी था, एक संवेदनशीलता थी, हालांकि पूंजीवाद था, मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक मिक्स इकोनॉमी थी। अब ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम महाजनी पूंजीवाद से या मर्केंटाइल कैपिटलिज्म से धीरे धीरे एक डेवलप कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे। तो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी वो थी कि जिसमें जनता या नागरिक, ये व्यक्ति का महत्व था, और राज्य एक संवेदनशील था। उस समय की जो अगर पत्रकारिता थी, उस समय तो खासतौर से आप तो जानते हैं कि प्रिंट मीडिया ही महत्वपूर्ण होते थे, यानी अखबार। तो अखबार उस समय के, अगर अखबारों में चर्चा करें, देख पढ़ें, उस समय कहीं आप पुस्तकालय में चले जाएं, लाइब्रेरी में जाएं और देखने को मिले, तो एक
यानी मैं ये नहीं कहता कि हमेशा मीडिया बिल्कुल जुडिशियस रहा है, उसके हमेशा से कुछ न कुछ वो रहे हैं, पूर्वाग्रह रहे हैं, प्राथमिकताएं रही हैं, लेकिन उसमें एक तरीके का संतुलन रहा है। जैसे कि नेहरू जी के जमाने में एक पहला प्रेस आयोग 1956 या 56 में गठित किया गया था, और उसकी कई रिकमेंडेशन थी कि भाई एक एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो कि प्रेस को भी ध्यान में रखे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, और भी कई रिकमेंडेशन थी जो एक्सेप्ट की गई, और उसमें नेहरू जी के जमाने में ये भी कहा किया गया कि नहीं, हमको प्रेस को औद्योगिक पूंजी से मुक्त रखना चाहिए, इसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। बड़ी बात थी। तो उससे क्या था कि जनता की बात एक रिफ्लेक्ट होती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि आज पूंजी का जोर, यानी धीरे धीरे हम कैपिटलिज्म से और धीरे धीरे कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की तरफ चले गए जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ। या ये कह सकते हैं कि जुलाई 1991 में एक जब से भूमंडलीकरण शुरू हुआ, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री आपके नरसिम्हा राव थे। तो वहां से 91 से लेकर के आज 2020, तो आपको ये एक बात जानकारी दे दूं, हमारे बहुत सारे मित्रों को काफी कोशिश की गई कि साहब प्रेस में, यानी उस समय प्रेस ही होता था, कि प्रेस में विदेशी पूंजी का नियोजन भी होना चाहिए। आप ताज्जुब करेंगे, नेहरू जी ने इसको मना किया, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, नरसिम्हा राव ने, इंद्र कुमार गुलजार देव, ये सबके सामने ये सवाल उठा कि हम ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम मीडिया में इसमें दे कुछ परसेंटेज अलाउ करें। लेकिन इतने प्रधानमंत्रियों ने मना कर दिया कि नहीं, कि हम नहीं चाहते कि विदेशी पूंजी हमारी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर, उनके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर हमारी जनता की जनमत को तैयार करे, उसको प्रभावित करे। अब देखिए बड़ी बात है, 6 मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने मना किया कि नो। लेकिन जब अटल जी की सरकार आई, यानी 68 में, फिर 69 सॉरी 98 और 99 में आई, और इसके बाद उन्होंने पहली बार क्या कि प्रेस में या मीडिया में 24% FDI आ सकता है। आज ये तो बहुत हो गया है, इसको मनमोहन सिंह जी ने और भी ज्यादा किया। अब क्या हुआ है कि ये तो एक बड़ी मोटी सी बात है कि जब वो FDI आएगा, और इसके साथ साथ ये भी हो गया कि पहले मीडिया या प्रेस चंद हाथों में उसका मोनोपोलाइजेशन नहीं था, केंद्रीकरण नहीं था। आज क्या हो गया कि 2-4 हाथों में घरानों के पास 12-12, 18-18, 20-20 चैनल्स हैं। अच्छा, अखबारपति भी हैं और चैनलपति भी एक ही व्यक्ति है, ये समझने की बात है, ये चुनौती है। जब सेकंड प्रेस आयोग बना, इंदिरा गांधी जी जब दोबारा आई 1980 में, उस समय सेकंड प्रेस आयोग बैठाया गया, दूसरा प्रेस आयोग, और उस समय साफ साफ कहा गया कि भाई ये अलग किया जाना चाहिए, बल्कि इंडस्ट्री से बिल्कुल डीलिंग कर देना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ साल पहले एक और सिफारिशें आई कि हमें क्रॉस ऑनरशिप को खत्म करना। अब क्रॉस ऑनरशिप का मतलब ये कि या तो आप अखबार निकाल लें और ये आप चैनल चला रहे हैं, ये नहीं कि आपके पास आप चैनल भी चला रहे हैं और अखबार भी चला रहे हैं, उसके दोनों के मालिक एक ही घराना है। जैसे कि हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया को देख लेते हैं, और भी कई हैं जो अखबारपति भी हैं और ये चैनलपति भी हैं। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में अगर ये मोनोपोलाइजेशन चला तो दूसरा चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो ये कि क्या हम लोकतंत्र को जीवित रख पाएंगे। मेरा ये मानना है दोस्तों,
लंबे समय से कि लोकतंत्र केवल वोट देना ही नहीं है, ये तो उसका एक कर्म है, कई कर्मों में से, कई एक्ट्स में से एक एक्ट है कि हाँ, आप 5 साल के हर 5वें साल आप लोकसभा या विधानसभा के लिए वोट डाल आइए। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। वो लोकतंत्र जीवन की एक प्रणाली है, एक शैली है राष्ट्रीय जीवन की, कि आपके संस्कार, आपके चिंतन, आपके मनन, आपका व्यवहार, आपके कल्चरल एक्शंस, वो सब लोकतांत्रिक होने चाहिए। लेकिन मेरा अभी मानना है अभी तक कि हम एक सच्चे ढंग का लोकतंत्र नहीं बना पाए। लोकतंत्र में केवल साइंटिफिक टेम्पर को जगह है। हम आज लेकिन हो क्या रहा है, हम आस्थाओं के आधार पे बहुत चीजें तय कर रहे हैं कि सब ठीक है, आस्थाओं के आधार पर ये मंदिर भी यहाँ बनना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें फैसला कर देते हैं कि नहीं आस्था ऐसी है। अरे फिर आस्था ऐसी है तो फिर संविधान की कोई जरूरत नहीं है। वो लंबी डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर संविधान की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो आप आस्था से या अंधविश्वास से देश चलाइए। ये काम था हमारी मीडिया का कि हम एक साइंटिफिक टेम्पर पैदा करते। लेकिन देखिए हमारा मीडिया जो है अंधविश्वास को बढ़ाने में जबरदस्त भूमिका निभाता है। जैसे कि नरसिम्हा राव जी के जमाने में एक जबरदस्त घटना घटी दुग्धपान की। मैं था उस समय एक्टिव जर्नलिस्ट था और मैंने कवर किया, और ये हुआ कि पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में गणेश जी दूध पी रहे हैं। अब आप बताइए, और उसको मीडिया अखबार बड़ा जब हो रहा है, अरे भाई वो दूध पी रहे हैं, और सब लोग जितने भी वो मंदिर में हैं भाग रहे हैं सब लोग कि देखे, और सब किसकी कोई अपनी बोतल में दूध ले जा रहा है, कोई अपने लोटे में ले जा रहा है। बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज लोग, करना प्लेस के जो हनुमान मंदिर में लोग वहां पहुंचे कि गणेश जी को वहां दूध पिला रहे हैं। आपके तुगलक रोड, हमारी नई दिल्ली के अंदर एक मंदिर है मंदिर, वहां पहुंच, हर जगह ये, हर बंबई से दिल्ली सब घटनाएं हमारे पास आ रही। साइंटिस्टों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। वो तो फिर उसने सिद्ध किया, जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, भौतिकी के वैज्ञानिक, उन्होंने नहीं, ये तो वो एक पत्थर के अंदर एक वो टेंशन पैदा होती है, उससे होता है। लेकिन साहब वो अफवाह पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक साथ पैदा वाकई, जैसे कि आज ये कोरोना पेंडेमिक बन गया है, मैं इसको ये कहूंगा कि वो अफवाह पेंडेमिक बन गई। जो कोई मेरे कुछ मित्र उस समय इंग्लैंड में भी थे, नीदरलैंड में भी थे, बात तो उनसे फोन पे बात हुई, अरे कि क्या हो रहा है जोशी जी, कि ये क्या दूध पान, यहाँ के लोग हिंदू लोग दूध पिला रहे हैं गणेश जी को। अब आज ही मैंने देखा, इसको मीडिया ने इसको तोड़ा नहीं। ये किस्सा 95 या 94 के आसपास, मतलब नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब आज की घटना में बताऊं, कल शाम की मैं देख रहा था चैनल्स पर कि कुछ महिलाएं कोरोना देवी की पूजा कर रही है, कोरोना देवी पैदा हो गई। अब सोचिए अगले 3-4 साल में या प्रकारांतर से ये कोरोना देवी कल को शीतला माई का रूप ले लेंगी। क्योंकि ये भी एक वो है, जैसे हम लोग बचपन में, गांव में, तो गांव का हूँ मूलतः, गांव में हम हमारी माता जी शीतला माई की मंदिर ले जाती थी जब भी चेचक वगैरह ये कुछ होता था। अब आज जब कोरोना देवी की पूजा हो रही है और उसमें 9 का अंक का बड़ा महत्व है कि 9 लड्डू रखे जाए, 9 गुड़ की ढेली, फल, क्या क्या चीजें, लेकिन 9 का महत्व है। अब आप मुझे बताइए कि ये नया अंधविश्वास पैदा हो गया, नया ये मतलब कैसे महामारी, अंधविश्वास की महामारी। अब इसको कौन, ये नया चैलेंज है मीडिया के सामने कि इस अंधविश्वास को यहीं खत्म करे अगर ये फैलता गया, क्योंकि लोकतंत्र में अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है, वह एक साइंटिफिक टेम्पर की जगह है। लेकिन हम क्या करें, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और खासतौर से साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, वहां अंधविश्वास का जबरदस्त बोलबाला है।
इत्तेफाक से मुझे चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश कई बार जाने का मौका मिला है, और मैंने देखा है वहाँ के समाज को कि किस तरह से वहाँ की जो रूलिंग क्लास, मैं रूलिंग क्लास को अब ला रहा हूँ बीच में, कि रूलिंग क्लास अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए इन अंधविश्वासों के उस पर खंबे पर खड़े होकर के, बैसाखी पर खड़े होकर के और फिर सत्ता पर चढ़ती है। क्यों कि अगर जनता में जिस तरह जब रेशनलाइजेशन आ जाएगा, एक साइंटिफिक आउटलुक पैदा हो जाएगा, तब वो देखेंगे कि हमारा रूलिंग क्लास है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं। तो लेकिन साउथ एशिया में बैकवर्ड कंट्री जो ये डेवलपिंग कंट्री, उसमें इस अंधविश्वास को काफी जोर दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया दिया कि कोरोना देवी कुछ समय आएगा कि देखें कि ये देवी बन गई, देवताओं में उसमें देवियों में शामिल हो गई और उसके हर साल पूजा होने लगेगी। तो आपके मुझे याद है कि 70s में संतोषी माई क्या अचानक पैदा हो गई और उसके ऊपर एक पिक्चर बन गई। और मैंने वो समय देखा है कि जब सिनेमा हॉल में लोग, जब भी वो संतोषी माई की पिक्चर शुरू होती, नारियल फोड़ा जाता, पैसे उछाल के फेंके जाते थे पर्दे पर। तो कहने मतलब, मेरा कहने का मतलब ये कि अब ये मीडिया का उत्तरदायित्व है कि वो बताए कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं इस पर आ रहा हूं कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है मीडिया को अपनी विश्वसनीयता पैदा करने की, कि क्रेडिबिलिटी एक विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं के बराबर है, कि क्रेडिबिलिटी गैप कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इसको कम करना चाहिए। इसको कैसे कम करें? खाली चैनल पर डिबेट कराने, हिंदू मुसलमानों की डिबेट कराने, पाकिस्तान हिंदुस्तान की डिबेट कराने से इससे विश्वसनीयता कम होने की बजाय बढ़ेगी, गैप, क्रेडिबिलिटी गैप बढ़ेगा। ये ठीक है कि आप अपना टीआरपी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे कई चैनल वाले कहते हैं कि जब हमको टीआरपी की जरूरत होती है तो हम ये डिबेट करवा लेते हैं और इससे हमारा टीआरपी बढ़ जाता है। अब यानी इससे ये है कि भावनाओं को बढ़ा देना, उत्तेजना पैदा कर देना, भावुकता पैदा कर देना, ये जो मीडिया करने लगता है, तो फिर मीडिया उन इनविजिबल शक्तियों के हाथों में खेलना शुरू कर देता है जो कि डेमोक्रेटिक नहीं होती। आज दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम ये क्रेडिबिलिटी फिर से प्राप्त करें जो एक जमाने में थी। दूसरा ये आपने देखा कि एक मीडिया में जिस तरह से हॉट डिस्कशंस होते हैं, तो एक ये कहा जाए कि इंटॉलरेंस बढ़ता है। क्या इसको हमारा मीडिया ऐसी भूमिका नहीं निभा सकता कि वो टॉलरेंस का एक परिवेश, एक माहौल पैदा हो? ये जिम्मेदारी है मीडिया की, है कि वो रचनात्मक रोल अदा करे। लेकिन रचनात्मक भूमिका हम लोग अदा नहीं कर पाते हैं। कुछ अपवाद हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि वो हर चीज का विश्लेषण करते हैं, सही घटनाओं को, पात्रों को, लोगों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक्सेप्शन से मेन स्ट्रीम नहीं बनता। जरूरत इसकी है कि मेन स्ट्रीम का चरित्र बदला जाए। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो समाचार और विचार, इसमें एक संतुलन, समाचार, विचार और विज्ञापन, आज क्या हो रहा है कि पूरा संतुलन बिगड़ गया। समाचार विचार का जो एक जमाने में
60-70% हुआ करता था और 30 या 40% विज्ञापन का, आज ठीक इसका उलट हो चुका है। मुझे याद 1925 में एक बड़े बड़े प्रसिद्ध थे पत्रकार विष्णु पराड़कर जी, उन्होंने कहा था अपने संपादकों की एक सेमिनार में 1925 में, उस समय चेतावनी दी थी कि एक समय आएगा जब आपके अखबार बड़े ग्लॉसी पेपर निकलेंगे, लेकिन वो उनमें विचार और समाचार मर जाएंगे, उनमें आत्मा नहीं होगी। आज का मीडिया एक मैनिक्विन की तरह है, यानी शोरूम के बाहर आपने देखते हैं ये गुड़िया की तरह वो सजी धजी होती हैं, बड़े खूबसूरत ढंग से में सजा के रखा जाता है, लेकिन क्या उनमें आत्मा होती है? नहीं होती। वो लुभाते हैं कि ग्राहक को, आज का मीडिया ग्राहक को लुभाता है, लेकिन वास्तविकता से अवगत नहीं कराता। मैं ये मान के चलता हूं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आज जरूरत ये है कि मीडिया कर्मी जो हैं उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सही है कि पिछले, बल्कि कोरोना के जो मुझे सुनने को मिला है कि कोरोना काल में काफ़ी मीडिया कर्मियों की छटनी भी हुई है, बिना उनकी इजाज़त के 10 से 15%, 20% तक उनकी सैलरी भी काट दी गई है, कम की गई है। ये पूरे देश में हुआ, किसी एक ही राज्य में नहीं हुआ है। इससे एक अलग सा संकट पैदा सा हो गया है। तो इसको और ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये प्रोसेस, ये सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा है। और वो ये कि जब एक ज़माना था जब मीडिया यानी पत्रकारों के लिए एक वेज बोर्ड हुआ करता था और सब उनको सब कुछ ये कहा जाए पूरी लीगल सिक्योरिटी उनके सामने थी। आज वो सब खत्म हो चुकी, क्योंकि पिछले कुछ समय से सबको कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिया गया है, 1 साल 2 साल या 6 महीने। और अगर आपने मालिकों के हिसाब से काम नहीं किया तो निश्चित ही आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा और यह आपको हटा दिया जाएगा। ये जो नया इसमें जो शुरू हुआ है वो एक बहुत अच्छा वो नहीं है। इससे एक स्वस्थ मीडिया नहीं होता। यानी इतना ही नहीं, पिछले 10-15 साल से जो संपादक नाम की संस्था थी वो लगभग विलुप्त हो चुकी है या कोमा में है। एक जमाना था हम लोगों के जमाने में, मेरा मतलब कि एडिटर सब कुछ तय करते थे, एडिटर के नाम पे अखबार बिका करते थे। आज ये है कि ब्रांड मैनेजर तय करता। इस सब के खिलाफ आवाज उठाई थी राजेंद्र माथुर, प्रभात जोशी और हिंदी और दूसरे संपादकों ने भी मिलकर के कि भाई इसको बदला जाना चाहिए। 2011 में मैंने मांग उठाई थी, हम लोगों ने काफी लिखा भी मैंने कि तीसरा प्रेस आयोग का गठन किया जा रहा है, किया जाना चाहिए, बल्कि अब उसका मीडिया आयोग उसका नाम दे दीजिए, उसका दायरा बढ़ा दीजिए। क्योंकि और समय हमारे एक मित्र थे वो बीजेपी में ही है, ये राम बहादुर है, उन्होंने भी साथ दिया था कि हाँ तीसरा प्रेस आयोग बनना चाहिए, मीडिया आयोग बनना चाहिए। अब तो फिर उनका कोई पता नहीं कहाँ पर वो, कभी उनकी सुना नहीं उनके मुंह से। लेकिन मैं फिर से अपनी इस बात को पूरी शिद्दत के साथ दोहराना चाहता हूँ। यानी 9 साल पहले ये मांग उठाई कि नहीं, अब जरूरत है मीडिया आयोग की, कि मीडिया आयोग बनाया जाए। और क्योंकि अब साइबर जर्नलिज्म भी सामने आ गया, सबके जितने भी बड़े अखबार हैं उनके ये ऑनलाइन एडिशंस आ गए हैं, सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल हो गया है। तो इन सारी डेवलपमेंट्स को ध्यान में रख करके एक मल्टी डायमेंशनल मीडिया कमीशन का गठन किया जाए, जो कि जो इसमें जिसके जो डिस्टॉर्शंस जो इसमें पैदा हुए हैं उसको वो दूर हो जाए। और इसके लिए सभी को मांग करनी चाहिए, बल्कि मांग उठनी चाहिए जबरदस्त सभी क्षेत्रों से
क्योंकि आज अगर मीडियम मर गया तो लोकतंत्र एकांगी हो जाएगा। जो भी रूलिंग पार्टी होगी, आज तो बीजेपी है, कल कोई दूसरी पार्टी आएगी, तो अगर लोकतंत्र एकांगी हो गया, राजसत्ता एकांगी हो गई, तब तो इसका अगला पड़ाव है अधिनायकवाद, इसका और अगला पड़ाव है फांसीवाद, नाजीवाद। क्या होता है? वो यही होता है कि लोकतंत्र चंद घरानों में कंसंट्रेट नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र और मीडिया या का जितना फैलाव होगा, लोकतंत्र का जितना लोकतांत्रिकरण किया जाएगा, मैं ये शब्द कह रहा हूँ, मैंने 15 साल पहले एक बड़ा लंबा पीस लिखा था, इस पर डिबेट भी हुई थी कि अब समय आ गया कि लोकतंत्र का लोकतांत्रिकरण किया जाए, कि वोट और ईवीएम ठीक है अपनी जगह, अच्छी बात है, लेकिन हम एक चिंतन में अपने पैदा करें, अपनी जीवन शैली में पैदा करें। इसमें हमको मीडिया को सक्रिय करने की बहुत जरूरत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक तो पत्रकार, अब तो जिस ढंग से पत्रकार आ गए, आते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं आ गई हैं, हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एक मास कॉम का डिपार्टमेंट होता है, लेकिन अब वहाँ तो एक मैकेनिकली पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कराई जाती है। इत्तेफाक से मैं 5-6 साल मीडिया का शिक्षक रहा हूँ और एक माखनलाल चतुर्वेदी संस्थान को मैंने थोड़ा सा चलाया भी है। तो ये होना ये चाहिए कि हम मीडिया की पाठ्यक्रम ऐसे तैयार करें जो जन सरोकारों से भी जुड़े रहें। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि एक अच्छे पत्रकार के लिए 3-4 बातें बहुत जरूरी होती हैं, और वो ये कि एक तो उसमें संवेदनशीलता हो, ही शुड बी सेंसिटिव, काफी हो, सेंसिटिव होना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ साथ उसमें दृष्टि भी हो, यानी पर्सपेक्टिव, उसका एक अपना नजरिया हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, संवेदनशीलता है, जैसे कि किस थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हम सब ये बेचारे माइग्रेंट वर्कर, लाखों में माइग्रेंट वर्कर जा रहे हैं, तो एक तो अपन रिपोर्ट कर दिया कि हाँ 3 लाख 4 लाख 5 लाख माइग्रेंट वर्कर या 40 लाख माइग्रेंट वर्कर पहुंचे, लेकिन इसके पीछे का फिर इसको एनालाइज करें एक दृष्टि में रख करके कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये सड़कों पे उतरे। जैसे कि अभी अमेरिका में जो प्रतिरोध का वो चल रहा है कि किस तरह से एक श्वेत पुलिस ऑफिसर किस ढंग से उसको गर्दन पर अपनी घुटना टेक करके वो आखिर में उसका दम घुट गया, मर गया, और पिछले 1 सप्ताह से वहां पर प्रतिरोध चल रहा है। अब एक तो खबर दे देना, एक खबर के पीछे खबर विश्लेषण करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें रंग भेद, नस्ल भेद कहां तक जिम्मेदार है। जैसे हमारे यहाँ जातिगत संघर्ष होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इसका तो आप खाली घटना का यथावत वर्णन कर देना वो भी जरूरी है, क्योंकि समाचार बिल्कुल सैक्रोसेंट होता है, उसमें कोई घालमेल मत करिए, लेकिन जब आप विचार लिखें, अपना आलेख लिखें, उसमें बाकायदा इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि आखिर में क्यों होता है। आप लोग देखा, आपको मालूम है कि पिछले 15-20 साल में 5-6 लाख किसानों ने आत्महत्या की। एक खबर दे दी हमने कि साहब 1 दशक में इतने लाख किसानों ने खुदकुशी की। ठीक है, लेकिन इसका अगला है कि क्यों खुदकुशी की, इसके पीछे कौन से कारण थे, तो यहां दृष्टि की जरूरत होती है। और तीसरी बात मैं कहता हूं हमेशा, और वो ये स्किल, हुनर, आपको अच्छी न्यूज बनाना, अच्छा रिपोर्टाज बनाना, अच्छा एडिट लिखना, अच्छा आर्टिकल लिखना, विश्लेषण करना, ये आना चाहिए। और फाइनली और आखिर में होता है कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, कि आप किसके प्रति अकाउंटेबल है। ये अगर नहीं होगा अकाउंटेबल, तो आप मतलब उसको नहीं चलेंगे।
तो अकाउंटेबल होना एक बहुत जरूरी होता है कि आपकी जवाबदेही समाज के प्रति है या राज्य के प्रति या जनता के प्रति। तो ये नहीं होने क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है। एक मिनट में रखता हूँ थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, यार अनु, ए अनु, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है मेरे को यार? से एक भी रेस्पॉन्स कैसे चल रहा है? आवाज आ रही है? ठीक, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि अकाउंटेबिलिटी, कि आपकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? समाज के प्रति है या जनता के प्रति, राज्य के प्रति? ये तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इक्वेशन पिछले कुछ समय से लगातार बिगड़ गए। और वो ये कि नहीं, आपकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, जैसा मालिक कहेगा, जैसा ब्रांड मैनेजर कहेगा, जैसा एडिटर कहेगा, वैसा ही हम करेंगे। चाहे सच को सच में, असच को सच में उसका रूपांतरण करते रहेंगे, हमें कोई परवाह नहीं, सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक गलत तरीका है। तो जरूरत ये है कि हम सोचें इसके बारे में। मैं उत्तरदायित्व की बात कर रहा था कि जैसे कि आपने देखा पिछले कुछ समय से एक नया शब्द आया है, गोदी मीडिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बेडेड मीडिया। और ये एम्बेडेड मीडिया सबसे पहले 2003 में ये शब्द बड़ा तेजी से चला था, जब इराक पर अमेरिकियों ने हमला किया था। और वहाँ जो वो वहाँ की सरकार और मिलिट्री ऑफिसर जैसा कहते थे वो दिखा दिया करते थे। इसके बाद वहाँ से शुरू हुआ एम्बेडेड एंड नॉन एम्बेडेड मीडिया, यानी गोदी मीडिया और जो गोदी मीडिया नहीं है। इससे नुकसान ये हुआ, आपको ताज्जुब होगा, कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार की सेल घट गई। और मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है कि जहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 दिन डिबेट किया और उसके अंदर एक सबको आमंत्रित किया, जिसमें इंटेलेक्चुअल थे, सोशल साइंटिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, कि आखिर हमारी सेल क्यों घटी। और इस नतीजे पहुंचे क्योंकि हम एम्बेडेड जर्नलिस्ट बन गए थे, गोदी मीडिया बन गए। ये हमारी विश्वसनीयता खत्म हो गई थी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री है, ये बाजार में मिलती है, चाहे तो आप लेके देखें। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम इस गोदी मीडिया से थोड़ा सा मुक्त हों और एक एम्बेडेड जर्नलिस्ट या सजावटी मीडिया ना बने, इससे बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि आज अब हमें एक बिल्कुल नई ढंग से अकाउंटेबिलिटी प्रमुखता से हो, वो सामने लाने की जरूरत है। और इसके लिए एक शब्द मैंने और जोड़ना चाहूंगा, वो है सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग का सीधा मतलब ये कि अगर कोई अखबार गलत खबर देता है, अफवाह फैलाता है, कोई चैनल गलत खबर देता है, तो आप उसका बाइकआउट करिए बाकायदा। पूरे अपने आस पड़ोस सब लोगों से पूछ करके एक बाकायदा ऑर्गेनाइज करके करिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ। इसको बोलते हैं सोशल ऑडिटिंग, सोशल प्रेशर, सोशल मॉरलिटी। ये जब तक मीडिया पर हावी नहीं होगा, इसका दबाव नहीं बढ़ेगा, तब तक कुछ हम लोग ठीक रास्ते पे नहीं आ सकेंगे। वैसे हम सभी जानते हैं कि ये प्रेस या मीडिया ये राज्य का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो क्या है, चौथा स्तंभ कब होता है भाई? यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया पालिका।
तो क्या आज हम वो भूमिका निभा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी चुनौती है। इसको रेस्पॉन्ड कैसे किया जाए, इसको हाउ टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, ये हम लोगों के समक्ष है। तो मेरा इस कोरोना काल में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें इस जो राज्य जो कि अब वो केवल जो एक जमाने में वेलफेयर स्टेट हुआ करता था, आज मैं इसको अर्थ प्रमुख या धन प्रमुख मानता हूँ। राज्य अगर धन प्रमुख बन जाता है कि मुझे धन कमाना ही सब कुछ है, अर्थ कमाना ही सब कुछ है और पैसा कमाना ही सब कुछ है, कॉर्पोरेट पूंजी की एक तिजोरियों को भरना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, तो इससे क्या होता है कि आप वो तो कर सकेंगे अब, लेकिन जनता से करते चले जाएंगे। लोकतंत्र, ये राज्य का काम, केवल ये राज्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ था कि केवल हम अमीरों को और अमीर बनाएं और बताएं कि एशिया में हमारे यहाँ जो अमीर व्यक्ति है, अमीरतम व्यक्ति, वो एशिया का अमीरतम व्यक्ति है। ये काम नहीं, देखना ये है कि क्या सामान्य जनता कैसी है, सामान्य नागरिक कैसे हैं। किसी ने ठीक कहा था कि राज्य के चरित्र, उसकी क्रेडिबिलिटी से पता लगती है कि उसका समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार कैसा है, क्या उसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो यहाँ मीडिया की प्रमुख भूमिका हो जाती है कि वो जनता और राज्य के बीच में एक जीवंत सेतु की भूमिका निभाए। मैं देख ही रहा हूं कि जीवंत सेतु की भूमिका, जानदार सेतु की भूमिका जो निभानी चाहिए, उसका थोड़ा सा अभाव मुझे लग रहा है। तो मैं तो मित्रों से, 1 घंटा हो रहा है, मैं तो मित्रों से ये कहूँगा कि चैलेंजेस हैं और रेस्पॉन्ड करना ये आपका काम है, कि कैसे, हम सबका काम है, साझा काम है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ सवाल पूछें तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि मैं खुल करके जवाब दे सकूं। सवाल बताएं क्या क्या करना है जिससे कि मैं उसको रेस्पॉन्ड करूं। हाँ, तो कोई सवाल किसी ने मतलब पूछिए। हेलो, क्या, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि सवाल क्या आ रहे हैं। देखिए, हाँ, सवाल कुछ है। पत्रकारिता ने चौथे स्तंभ का दर्जा जो खो दिया है, गिरावट दूसरे क्षेत्रों में भी है, पहले 3 स्तंभों की कथन, ये बिल्कुल सही है कि ये आनंद शुक्ला जी ने पूछा ये सवाल, तो ये बात तो खैर सही है कि पत्रकारिता ने चौथे स्तंभ का दर्जा खो दिया है। इसमें मैं तो इसको अब मानता ही नहीं है कि चौथा स्तंभ का सवाल है। और क्योंकि अगर चौथा स्तंभ का वो जो ट्रेडिशनल रोल रहा है, जैसा कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि तीन तरीके की वो चले हैं दौर। एक तो मिशनवादी पत्रकारिता, दूसरा प्रोफेशनल पत्रकारिता और तीसरा कॉमर्शियलाइजेशन की पत्रकारिता। आज तीसरे
कॉमर्शियलाइजेशन यानी धंधा वाली पत्रकारिता के हम दौर में हैं। इसे इसे समझने की जरूरत है। जिस और धंधा वाली पत्रकारिता जो होती है उसमें मुनाफा प्रमुख होता है, मुनाफा, समझे। अच्छा, ये जो है एक ने सवाल किया है कि राजीव कुमार शुक्ला जी, गणेश शंकर विद्यार्थी कई अर्थों और आयामों में आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं। वो तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें दो राय कुछ नहीं है। एक कुंज बिहारी यादव हैं, बहुत सुंदर, ये ठीक है, जैसा भी आपको पसंद आ रहा है, अच्छा आ रहा है। लेकिन आज बिल्कुल धंधा वाली पत्रकारिता की उसमें है। तो मैं ये कह रहा था कि लेकिन एक ने पूछा है कि आनंद शुक्ला जी, तटस्थ यथार्थ राजा के लिए मन भावुक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा सर, आनंद शुक्ला जी का ये कहना है कि बिल्कुल नहीं है। जो मन भावुक, फिर पत्रकारिता नहीं हुई ना, फिर तो चारण का काम हो गया। अब पृथ्वीराज रासो जैसा लिखा था वैसा लिखिए, रीतिकालीन जो हुए, जो समय के कवि हुए वैसा लिखिए, इसको किसने मना किया, वो करिए। लेकिन सर, लेकिन जब आप जर्नलिस्ट हैं, क्या भाई देखिए, महात्मा गांधी जर्नलिस्ट थे, जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट थे, लेनिन जर्नलिस्ट थे, माओ जर्नलिस्ट थे। उससे पहले 18वीं और 19वीं सदी में जितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, विप्लव हुए हैं, परिवर्तन हुए, उस सब बेसिकली जर्नलिस्ट थे। डॉक्टर अंबेडकर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने 3-4 अखबार निकाले। 19वीं सदी की बात कर लें तो ये राजा राममोहन राय, वो अच्छे जर्नलिस्ट थे, 4 अखबार निकाले अलग अलग भाषाओं के अंदर, बंगला, हिंदी, आपके उर्दू और फारसी वगैरह निकाले। उस समय 1857 में जर्नलिस्टों की जबरदस्त भूमिका रही, उर्दू अखबारों की जबरदस्त भूमिका रही। इस पयामे आजादी एक अखबार हुआ करता था जिसको कि इसके संपादक को फांसी दी गई, इसके पढ़ने वाले तक को भी फांसी दी गई। तो ये एक दौर था। तो जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो कह दिया और बॉस ने जो कह दिया वो लिख दिया, नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि जमाने में बड़े अखबार पति ने आज के 30 साल पहले उठाया था कि साहब ये तो वो है, प्रोडक्ट है। अरे प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ये साबुन या कार नहीं है, ये अखबार है, प्रेस है, मीडिया है, जो इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है। हमको इस भूमिका को समझना पड़ेगा। गांधी जी ने 4 अखबार निकाले नहीं निकाले। अब यहाँ तक कि वहां पर जब अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में 1903 में उन्होंने वो इंडियन ओपिनियन निकालते थे, उसमें उन्होंने जो जन जागरण पैदा किया। इसके बाद इंडिया आकर के निकाले 3-4 अखबार, जैसे यंग इंडिया, नवजीवन और कई निकाले। नेहरू जी ने नेशनल हेरल्ड, कौमी आवाज और जो लोग एक और निकाला उन्होंने। तो कहने का मतलब ये कौन, ये आपको बुला, ये मोहम्मद कलाम आजाद, उन्होंने जो अखबार निकाले वीकली। तो किस, अगर आपको जनता को जगाना है तो अखबार तो या मीडिया तो प्रमुख भूमिका निभाता ही है। आज आप देख लीजिए अमेरिका में कितना जबरदस्त प्रतिशोध और प्रतिवाद हो रहा है ये घटना का, और ये मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैंने ये कहा जाए कि आपको राज्य को यानी स्टेट को एक वापस पटरी पे लाने की भूमिका आज निभा रहे हैं। तो मेरे आशीष त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं और उनको भी नमस्कार मेरा। चंद्रेश्वर जी जुड़ गए हैं और इंदू जी भी जुड़ गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमको उसको लाना ही पड़ेगा अगर लोकतंत्र को और राज्य को, क्योंकि इस समय राज्य संवेदनशील होता जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि अर्थ प्रधान, अर्थोपार्जन राज्य का एकमात्र धर्म नहीं है, कई धर्मों में से एक धर्म है। कि ठीक है, असली जहाज का जन्म ही जो सोशल मैनेजमेंट या सोशल अफेयर्स और ह्यूमन अफेयर्स को ठीक ढंग से उसको मैनेज करने के लिए, यानी एक जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटेक्शन। आज जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए कभी डिबेट इस पर होती है कि विधानसभा लोकसभा में अरबपतियों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है हर 5वें साल। क्यों साहब, वो कैसे अरबपति बनते जा रहे हैं?
ये सवाल मीडिया में उठना चाहिए और बड़ी शिद्दत के साथ उठना चाहिए। जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है, पूंजीपतियों की आबादी, अरबपतियों की आबादी विधायिका में बढ़ रही है, तो क्या उसी अनुपात में क्या जनता भी अरबपति बनती जा रही है, लखपति बनती जा रही है? नहीं बन रही। उसका मार्जिनलाइजेशन होता जा रहा है। आपने देखा भी 10 से 12 करोड़ लोग तो अभी बेरोजगार हो गए, और समझिए कि उनके परिवारों का क्या हाल होगा। तो मीडिया में इस पे डिबेट हो, एक तो चैनल तो अखबार करते हैं इसलिए उनको नमन, लेकिन मेन जो मेजॉरिटी है वो इन चीजों के प्रति खामोश क्यों है? तो मैं ये कहना था कि पोस्ट ट्रुथ मीडिया, आभासी मीडिया आनंद शुक्ला जी का है। मैंने बता दिया कि पोस्ट ट्रुथ मीडिया और इसके साथ ही पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स, इसलिए मैं मीडिया को जो राज्य की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है उसकी नुमाइंदगी को देखना है तो मीडिया के माध्यम से देखा जा सकता है। आज स्थिति यही हो रही है कि हम मीडिया सवाल नहीं कर रहा है। एक चीज सबसे बड़ी बात है जो चैलेंज है, और वो ये कि हम सवाल नहीं कर रहे। सवाल करने से घबराता है, जबकि हम जब जब हम मीडिया को मैं पढ़ाता था और जाते पहला था कि मीडिया यानी पत्रकार अधिक से अधिक सवाल करे, सवाल करना सीखे। अगर आप सवाल नहीं मीडिया करेगा और राज्य और जो भी पॉलिटिकल क्लास है उसकी हमें लगा देगा, तब कोई फायदा नहीं है। मैं तो यहाँ ये भी कहता हूँ कि मुझे बहुत तकलीफ और गहरे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 साल से आप प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। ये क्या? जबकि आपकी जो दूसरे प्रधानमंत्री से पूर्ववर्ती, वह यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी, जिनको क्या मौनी प्रधानमंत्री बोलते थे, साल में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बुलाया करते थे। अटल जी बुलाते थे, मैंने अटेंड किए, और आप घबराते हैं क्यों? मेरा चैलेंज यही है कि आप बुलाइए और प्रेस को पूरी आजादी दीजिए कि वो सवाल करे। उसमें चाहे आप अपने समर्थकों को बुला लीजिए, अपने विरोधियों को भी बुला लीजिए, तटस्थ लोगों को बुला लीजिए। 3 तरीके की प्रेस मीडिया इस समय उपलब्ध है, अब बुलाइए और विज्ञान भवन में आ जाए 100, 200, 300 लोग बस सबका सामना करें। उससे आपकी स्टेटसमैनशिप का पता लगेगा। एकल एकल आलाप या सॉलिलोकी, जिसको कि हम नाटक में बोलते हैं, सॉलिलोकी से कोई काम चलेगा क्या? आप कुछ भी बोलिए, क्योंकि आपके पास पावर है, टीवी आपके पास है, रेडियो, दूरदर्शन सब है। लेकिन मजा तो तब आएगा आपकी लीडरशिप का जब एक 100-150 पत्रकार हो और वो अलग अलग ढंग के सवाल करें और आप कैसे हैंडल करते हैं, इससे आपकी लीडरशिप का पता लगेगा। मेरा ये मानना, इसके लिए प्रेस को भी, मीडिया को भी दबाव बनाना चाहिए। मेरा तो ये खुल करके कहना है दोस्तों। इसलिए अब जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, अभी ये सभा समाप्ति पर जा रही है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर पैदा करिए, क्रिटिकल होइए। एक बहुत अच्छा, मैं जब चलते चलते ये बता दूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत शुरू से, बचपन से, प्राइमरी से समझ लीजिए, वहां पे उसमें कई दोष हैं। हम बच्चों को में वो तर्क करने की शक्ति पैदा नहीं करती। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी शिक्षा शास्त्री हुए हैं ब्राजील के, आजकल आपको जानते हैं, ब्राजील बड़ी चर्चा में उनके राष्ट्रपति की वजह से। वो है पाउलो फ्रेरी। उसकी पुस्तक है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। मैंने 1976 में इस पर लिखा था, और उनकी दूसरी किताब है एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, विवेचनात्मक चेतना पैदा करने के लिए शिक्षा। तो ये काम हमको हमारी शिक्षा के माध्यम से करना पड़ेगा कि क्रिटिकली अवेयर हो हम। जब तक स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सही कर रही है नहीं कर रही, इसका विश्लेषण तो आप करें भाई। मीडिया का काम है ये करना। आप एकदम से कह देंगे राष्ट्रद्रोही है, अब तो आप सरकार के विरुद्ध जो भी बोले उसको आप राष्ट्रद्रोह से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। क्या सरकार, देखिए, सरकार की आलोचना किसी भी पार्टी की हो, मेरा ये कहना, आज बीजेपी की, कल कांग्रेस की हो सकती है, परसों और किसी की हो सकती है,
सरकार की आलोचना करना बहुत जरूरी है, उसके विश्लेषण करना। मुझे मालूम है, एक बार याद आ रहा है कि नेहरू जी उस शंकर्स वीकली का विमोचन करने गए थे, और शंकर्स बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हुए हैं अपने देश के। तो नेहरू जी ने कहा, शंकर मेरे बारे में जो कार्टून बनाना छोड़ना मत, मुझे स्पेयर मत करना। और वाकई शंकर ने वीकली में नेहरू जी की वो धज्जियां उड़ाई हैं, और नेहरू जी ने उसको स्वीकार किया। ये होता है खुलापन, इससे देश बनते हैं, इससे संस्कृति बनती है, खाली नाटकीयता से नहीं बनती। इसलिए मैं फिर से, मेरा विनम्र निवेदन है श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, और मीडिया वालों से भी दबाव कहूंगा कि वो दबाव बनाए, क्योंकि अब पोस्ट कोरोना काल में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, बहुत कुछ सिस्टम बदलेगा, कई चीजें परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे में चौकस रहना मीडिया को बहुत जरूरी है, और वही सही ढंग का रेस्पॉन्स होगा। तो मित्रों, ये इस समय अब 6:02 है, तो मैं चाहता हूं कि नमस्ते कर लूं आप लोगों से, और कुछ सवाल आ रहे हों तो बताएं, जिन जिनका मैं करना चाहता हूं। शशि कुमार सिंह जी प्रणाम लें, सवाल करिए महाराज। प्रणाम प्रणाम तो होता रहेगा। अम्बरीश कुशाग्र, हाँ बहुत खूब, ऐसा अरे तारीफ तो हो रही है। सवाल पहले सवाल में तो मुझे आप सवालों के कटघरे में खड़ा करें तब तो मजा आएगा। मैं सवालों से भागना नहीं चाहता, मैं बता दूं, बिल्कुल नहीं भागना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप जम के सवाल करते तो और भी अच्छा रहेगा। मैं 5 मिनट और बैठ सकता हूँ अगर कोई पहले सवाल आप लोग करें मुझ पर, कुछ भी हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सार्वजनिक हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं। मजा तो तभी आता है जब आप प्रश्नों के बाण सहन करना सीखें, सहें और फिर कहें। तो मैं क्षमा करें। तो अच्छा हुआ, लेकिन ये भी एक तरफा गुफ्तगू हुई। मैं तो और सवालों की उम्मीद कर रहा था कि आप जरा जम के करेंगे। तो खैर, तो मैं आप लोगों से 6 बज गए हैं और मेरे पास 1 घंटा था, और आप सबसे मैं फिर नमस्कार करता हूँ। आपको एक जो बड़ी दिक्कत, एक अंतिम जाते जाते कह लूँ कि अब मैं लाल सलाम कह नहीं सकता। आपको मालूम है कि कल लाल सलाम को भी अब वो जिसने किया है वो भी गुनाह होने वाला है। वो आसाम में इंडियन एक्सप्रेस में आज एक स्टोरी थी कि आसाम के कुछ लोगों ने लाल सलाम कह दिया, लेनिन को लाल सलाम कर दिया, तो उस दिन NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी। तो ये वो काल है। तो खैर मैं तो करूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो लाल सलाम भी, नमस्ते भी, जय हिंद भी, और फिर से एक बार फिर से विदा लेता हूँ। जब फिर मौका लगेगा फिर बात करेंगे। नमस्कार। सवाल सवाल इस पर नहीं आ रहे थे मतलब। नहीं, इसमें 2-4 जैसे कुछ उससे